हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अभी कुछ दिन पहले हमने क्वांटम मैकेनिक्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। बेसिकली पीवाईक्यूज ही थे जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं और वन लाइनर टाइप के पीवाईक्यूज थे वो, जो कि ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं। तो इसी तरह से आज और इसके आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वही 30 क्वेश्चंस जैसे हमने पहले क्वांटम के डिस्कस किए थे। और ये भी अलग अलग एग्जाम के पीवाईक्यू हैं, वन लाइनर टाइप हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते रहे हैं अलग अलग एग्जाम में। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं जेकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर एग्जाम के लिए या फिर सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी ये पूछा जाता है, पंजाब लेक्चरर कैडर या मास्टर कैडर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपका कोई भी स्टेट के लेक्चरर एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और सॉलिड स्टेट फिजिक्स उसमें एक टॉपिक है, आपका एक सब्जेक्ट है, तो वहां पर भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितने कि इन एग्जाम्स के लिए होने वाला। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके वीडियो को लाइक करने से, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इन एग्जाम्स की, वहां तक वीडियोस पहुंच जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के 2016-2021 के क्वेश्चन में ले रहा हूं सबसे पहले। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें बोला गया है द बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज बेस्ड ऑन। जो बीसीएस थ्योरी हम पढ़ते हैं जिसको कूपर थ्योरी भी कहते हैं, है ना, तो जिसको हम कूपर थ्योरी भी कहते हैं, बीसीएस थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, बीसीएस थ्योरी सुपर कंडक्टिविटी में पढ़ते हैं भाई। हमें अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये जो थ्योरी है हम सुपर कंडक्टिविटी में पढ़ते हैं। तो बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी अराइजेज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कूपर पेयर। सुपर कंडक्टिविटी arises because formation of Cooper pair, अच्छा एक चीज और बता दूं, जब ये कूपर पेयर्स की बात ही चल रही है तो कई बार ये आ जाता है कि कूपर पेयर जो है वो कौन से टाइप के कौन से टाइप होते हैं, वो फर्मियोन्स होते हैं या बोसोन्स होते हैं। कूपर पेयर्स के अंदर आप लिखोगे ये क्या होते हैं, बोसोन्स होते हैं। इसके ऊपर भी ये क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है कि कूपर पेयर्स जो है वो इनमें से कौन है, वो फर्मियोन है, बोसोन है, क्या होता है। तो कूपर पेयर जो है वो बोसोन्स होते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कूपर पेयर से बनते हैं, इसलिए इसको कूपर थ्योरी भी कहते हैं। और कूपर पेयर का जो फॉर्मेशन है वो किस लिए होता है, क्योंकि जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इफेक्टिव अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है, और किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और उसको मीडिएट कौन करता है, फोनोन्स करते हैं। मीडिएट यानी कि किसके माध्यम से होता है, तो फोनोन के माध्यम से होता है, जिसको लैटिस वाइब्रेशन भी कहते हैं। तो कूपर पेयर्स एंड दिस happens due to effective attractive interaction between electrons mediated by मतलब किसके माध्यम से, mediated by लैटिस वाइब्रेशन। ये लैटिस वाइब्रेशन जो है, आप अगर आपको ध्यान हो तो लैटिस वाइब्रेशन के लिए हम फोनोन भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लैटिस वाइब्रेशन की जगह फोनोन भी यूज हो सकता है। तो हमें जो ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। तो सही सी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसमें यह भी ध्यान रखना कि जो कूपर पेयर है उसमें ये पूछ लिया जाता है कि कूपर पेयर जो है वो कौन सा टाइप का पेयर होता है या कौन सा पेयर बनाता है। तो एक बन जाता है फर्मियोन, एक ऑप्शन होता है आपके पास बोसोन्स। तो ये क्या बनाते हैं, बोसोन्स बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है होल वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड। होल वोल्टेज
उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हॉल वोल्टेज के लिए जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं हॉल वोल्टेज के लिए, तो वो हॉल वोल्टेज के लिए डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। ये प्लेट बन गई, ये इस तरह का डायग्राम बनता है हॉल वोल्टेज के लिए। यहां से, एक मिनट में इसको पूरा बना देता हूं पहले। तो ये प्लेट है और ये प्लेट की थिकनेस है, यहां से इसको कनेक्ट किया हुआ है ऐसे, यहां से इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, और ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो वोल्टेज को मेजर कर रहा है। और यहां बना दिया मैंने सर्किट, ये सर्किट बन गया, यहां वोल्टेज अप्लाई कर दी, और ये इस तरह से एक सर्किट बना हुआ है। तो ये जो है डायग्राम होता है किसका, हॉल वोल्टेज का होता है। तो हॉल वोल्टेज में क्या होता है, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है परपेंडिकुलर। जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है उसमें। वो वोल्टेज की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो व्हेन a current carrying conductor placed in a transverse magnetic field, a voltage induced in the direction perpendicular to both current and magnetic field, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के परपेंडिकुलर वोल्टेज डेवलप होता है। तो एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक ऑप्शन ये है, राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, और तीसरा ऑप्शन है राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। हॉल इफेक्ट जो ट्रांसड्यूसर होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है, तो उसका यूज पावर के लिए भी किया जा सकता है, उसका यूज इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी किया जा सकता है, उसका यूज डिस्प्लेसमेंट के लिए भी किया जा सकता है, और अगर इन तीनों के लिए किया जा सकता है तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। मेरे भाई मैं वापस एक बार आपको ये बता देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्रॉम दैट इट कैन डायरेक्टली मेजर इलेक्ट्रिक करंट, पावर, डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली जो हॉल इफेक्ट है इसका यूज हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने मेजर कर लिया तो उससे डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं पावर, उससे डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, उससे डायरेक्टली मेजर हम कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सब्सटेंस इज पाउडर्ड एंड प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट टेंड्स टू हीप अप इन रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो यदि फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को यदि हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाते हैं। जबकि डायमैग्नेटिक मटेरियल के साथ क्या होता है कि जब उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से और वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो अगर मैं पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक की बात करूं, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक की अगर मैं बात करता हूं तो इसके केस में क्या होगा, अलाइन फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूंगा किसकी, डायमैग्नेटिक की,
अगर मैं बात करता हूं किसकी, डाई मैग्नेटिक, अगर मैं बात करूं किसकी, डाई मैग्नेटिक जो मटेरियल है उसकी, तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, ये अलाइन होगा, ये अलाइन होगा, अलाइन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, अलाइन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है, जो हम अलग अलग तरह के मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ते हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती है, तो उनमें से एक प्रॉपर्टी है डाई मैग्नेटिक की है। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमें पूछा है द फर्मी एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हमारे पास जो फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है h² kF² अपॉन 2m। ये हमारे पास फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब जो kF है, kF उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3π² रो और पावर 1/3। ये जो रो है ये होता है डेंसिटी, ये जो रो लिखा हुआ है रो, ये होता है डेंसिटी, और कई जगह इसको स्मॉल n से भी लिखते हैं। तो ये जो रो है ये लिखा हुआ है डेंसिटी, और कई बार इसको स्मॉल n से भी लिखते हैं। तो इस फॉर्मूला को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो EF की वैल्यू क्या बनती है, बनता है h² अपॉन 2m, और KF की वैल्यू यहाँ से डाल दोगे तो ये हो जाएगा 3π² रो, और ये हो जाएगी पावर 2/3। तो यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से तो EF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रो पावर 2/3। ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, रो पावर 2/3, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है F इज द FD। अच्छा है, इसमें ये क्वेश्चन जो था ना, ये वाला कौन सा वाला, कहाँ गया ये वाला, इसमें याद रखना भाई, ये फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है आपसे, है ना, इसको याद रखना। फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें F दिया हुआ है, FD डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले तो ये जो FE की वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं, जिसको हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो 1 अपॉन ये वैल्यू लिखी जाती है E पावर, ये होता है E माइनस म्यू अपॉन KB इंटू T प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। और इसको आप याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम्स में आया है ये फॉर्मूला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो E माइनस म्यू अपॉन KB इंटू टी, KB का मतलब है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन पूछा है आपसे, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यहाँ से माइनस बाहर ले लो, डेल F अपॉन डेल E, और ये DE। जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा FE, यहाँ तो FE बन जाएगा, और यहाँ लगा लोगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट FE, यानी कि ये यहाँ इसको FE लिख लो, यहाँ इसको क्या लिख लो, FE लिख लो। अब आपको ये FE को यहाँ रखना है और लिमिट लगानी है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। जब आप FE यानी कि इसके अंदर लिमिट रखेंगे, मैं ये वैल्यू रख देता हूँ पूरी, तो 1 अपॉन ये लिखा हुआ है E पावर E माइनस म्यू KB अपॉन T प्लस 1, और यहाँ लिमिट लगा हुआ आप माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास बनेगा 1 माइनस है तो -1 आएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगा, ए। ये फॉर्मूला याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है n फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ गैस इन 3 डायमेंशन इफ देयर टेम्परेचर इज 0 केल्विन एंड फर्मी एनर्जी इज EF, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस विल बी। देखो एक्सपेक्टेड या मीन एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं, मीन एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखते हैं फर्मी के केस में 3 डायमेंशन के लिए, किसके लिए, 3 डायमेंशन के लिए, तो वो फॉर्मूला हमारे पास होता है E इक्वल्स टू 3/5 और EF। ये छोटे छोटे फॉर्मूला है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन वैल्यू जो हम लिखते हैं 3/5 EF, और ये 3 डायमेंशन के लिए है। और n पार्टिकल्स, क्योंकि n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फॉर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक तो राइटिंग मेरी बहुत खराब है यार, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स टोटल जो एनर्जी हमारे पास बनेगी E टोटल, तो वो हो जाएगा n इंटू E, और E की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3/5 EF। तो यहाँ से हमारे पास आंसर बन जाएगा 3/5 NEF। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू केपी मॉडल यानी कि क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल, विद इंक्रीज इन एनर्जी द विड्थ ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड। तो अलाउड एनर्जी बैंड जो होता है उसकी एनर्जी तो बढ़ती है। इसमें दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है फॉरबिडन बैंड और एक होता है अलाउड बैंड। तो केपी जो मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है फॉर्मेशन ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी बैंड इन क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर अलाउड एनर्जी बैंड और जो हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी बैंड है उसके फॉर्मेशन को बताता है केपी मॉडल, किसमें? क्रिस्टल के अंदर। तो जब हम एनर्जी को बढ़ाते हैं तो जो अलाउड एनर्जी बैंड है उसकी एनर्जी इंक्रीज करती है, और वही अगर मैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड की बात करूं तो उसकी एनर्जी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो फॉर अलाउड एनर्जी बैंड, अलाउड एनर्जी बैंड the width increase with increase in energy while forbidden energy band decrease। फॉरबिडन एनर्जी बैंड जो है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। और जबकि अगर हम बात करें अलाउड एनर्जी बैंड तो वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। अलाउड इंक्रीज करता है, फॉरबिडन डिक्रीज करता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला पूछा है हमारे पास, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, डिबाई थ्योरी। तो लो टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का। तो ये तो कहता है टी क्यूब लॉ भी कहते हैं इसको, कि स्पेसिफिक हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के क्यूब के, लो टेम्परेचर पर, एट लो टेम्परेचर। एग्जैक्ट जो फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्ट फॉर्मूला बनता है ये 12 पाई पावर 4 अपॉन 5 और आर टी अपॉन थीटा क्यूब, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला आता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। डिबाई थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है स्पेसिफिक हीट के लिए? तो वही सेम क्वेश्चन, तो CV प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। क्या फॉर्मूला आ जाएगा? CV प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है द वेवलेंथ लैम्बडा एफ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एन एनर्जी इक्वल टू फर्मी एनर्जी। अब हमारे पास जो मोमेंटम है PF, फर्मी मोमेंटम, वो बराबर होता है h कट KF, है ना। ये मोमेंटम के लिए फॉर्मूला होता है भाई, याद रख लेना है इसको। ये फॉर्मूला कहां पर पढ़ते हो? जब आप लेटेस्ट वाइब्रेशन पढ़ते हो ना, तब आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलता है। तो ये याद रखना, PF मतलब फर्मी मोमेंटम इक्वल्स टू h कट KF। KF की मैंने वैल्यू आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, उसको हमने लिखा था 3 पाई स्क्वायर रो और पावर 1/3। मैंने आपको ये कहा था कि रो जो है कई जगह आपको n से भी देखने को मिलेगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 पाई स्क्वायर n और पावर 1/3। तो हमें चाहिए क्या? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो होती है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन पी। तो यहां से मैं PF की वैल्यू रख दूं, तो ये PF की वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो h अपॉन, और ये लिखा हुआ है h कट k, तो h कट k को आप लिखो h अपॉन 2 पाई, और KF ऐसा का ऐसा, तो h से h कट गया, ये 2 पाई पहुंच गया ऊपर, तो यहां से लैम्बडा हो गया 2 पाई अपॉन KF। तो KF की वैल्यू रखो साहब, KF की वैल्यू कितनी है? 3 पाई स्क्वायर n और पावर कितनी हो गई? 1/3। 3 पाई स्क्वायर n और पावर कितनी हो गई? 1/3 हो गई। ठीक है, अब ये 2 को ले जाओ आप बाहर। अब 2 को बाहर ले जाओगे तो यहां लिखा हुआ है पाई की पावर 1, यहां लिखा हुआ है पाई पावर 1 और यहां लिखा हुआ है पाई पावर 2/3। तो यहां बच जाएगा पाई पावर 1/3 और ये हो जाएगा 3n, है ना। और ये 3n, ये पूरे की पावर कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगा, यहां से हटा दें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये पाई अपॉन 3n और ये पावर हो जाएगी 1/3। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो A बनना चाहिए। इसमें करेक्शन कर लेना, यहाँ पर ये पाई नहीं होगा, ये n होगा n। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट फॉर्मूला बनेगा 2 पाई अपॉन 3n और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। तो A ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन आयोनिक क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, आयोनिक क्रिस्टल में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इनमें से कौन सा सही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। अब क्योंकि आयोनिक क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं तो आयोनिक क्रिस्टल के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड होते हैं, और आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता है ना, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है कंडक्शन के लिए, तो प्रैक्टिकल जो कंडक्टिविटी है आयोनिक क्रिस्टल की वो क्या होती है, जीरो होती है। तो प्रैक्टिकली जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, जीरो होती है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि ड्यू टू आयोनिक बॉन्ड, ड्यू टू आयोनिक बॉन्ड नो फ्री इलेक्ट्रॉन present for conduction, no free electron present for conduction, hence practical conductivity of the ionic crystal इज जीरो। प्रैक्टिकली बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बोला है डेंसिटी दी है सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन की डेंसिटी दी है, वो डेंसिटी है 2330। उसके बाद एटॉमिक वेट दिया है, एटॉमिक वेट को मैंने लिख दिया m से, ये दिया है 28.8 08 है 28.08, ये हमें एटॉमिक वेट दिया है 28.08। द नंबर ऑफ एटम्स पर मीटर क्यूब इन सिलिकॉन क्रिस्टल विल बी। तो यहाँ तो सीधा सा फॉर्मूला आपका जो है नंबर ऑफ एटम्स का वो आपको लगाना है, जो आप सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ते हैं नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला, वो सीधा सीधा फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, तो वो रो Na/m। तो रो यानी कि क्या हो गई उसकी डेंसिटी, वो कितनी है 2330। Na का मतलब है अवोगाद्रो नंबर, जो कि हो गया 6.03 इंटू 10⁻23, और m का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर वेट, जो हो गया 28.08। बस आपको ये फॉर्मूला का यूज करना। अच्छा, यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या जो है वो 10⁻26 दिया हुआ है, तो ये 10⁻26 लेना है यहाँ पर, तो ये 10⁻26 मैंने ले लिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 5 इंटू 10⁻28। क्या आंसर बनेगा 5 इंटू 10⁻28, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड गैप सेमीकंडक्टर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसकी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा यदि उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। तो यदि उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो एनर्जी बैंड, सबसे पहले क्या होता है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उसके बीच की जो एनर्जी होती है उसको बोला जाता है एनर्जी बैंड। तो यदि एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो लैटिस एक्सपेंशन होगा, और लैटिस एक्सपेंशन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन है वो भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन जो है वो बढ़ेगा, तो उसकी वजह से जो एनर्जी बैंड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये अगर कंडक्शन बैंड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, तो इन दोनों के बीच का जो ये गैप है ये एनर्जी बैंड है, ये क्या है, एनर्जी बैंड है। और विद इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो विद इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एबीएस टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो लैटिस एक्सपेंशन होगा, लैटिस एक्सपेंशन, एंड लैटिस एक्सपेंशन होगा तो वो क्यों होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फोनोन का जो इंटरेक्शन है वो इंक्रीज होगा, एंड इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन। तो ये अगर इंक्रीज होगा, लैटिस एक्सपेंड हो जाएगा, तो एनर्जी बैंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हॉल कोफिशिएंट RH ऑफ अ सब्सटेंस इज रिलेटेड विद द मोबिलिटी म्यू ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स बाय। तो म्यू RH के बीच में रिलेशन पूछा है, तो इनके बीच में रिलेशन होता है म्यू इक्वल्स टू RH इंटू सिग्मा, ये रिलेशन होता है भाई। म्यू जो होता है वो होता है मोबिलिटी, म्यू होता है मोबिलिटी, RH का मतलब होता है हॉल कोफिशिएंट, RH का मतलब होता है हॉल कोफिशिएंट,
और जो ये सिग्मा है ये होता है कंडक्टिविटी। तो ये इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है, ये इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है। अच्छा मैं आपको RH भी बता देता हूँ। हॉल कॉफिशिएंट जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है 1/NE। 1/NE ये किसके बराबर होता है? हॉल कॉफिशिएंट के बराबर होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको अभी कराए हैं इस लेक्चर के अंदर वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।